हम जनरली लेंथ में ही मेजर करते हैं, राइट? लेंथ में ही मेजर करते हैं। तो नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा होगा, है ना? ग्रेडियंट का कभी मतलब भी आया तो ग्रेडियंट का मतलब या तो स्लोप होता है ना, या फिर पर यूनिट किसी चीज के बारे में बात कर रहा है वो होता है, ठीक है? सो प्रेशर पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन निकालना था तुमको। अब तुमको ये तो पता है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? यस सर। यस और सर। इसको डिवाइड करना है लेंथ से, तो ये हो जाएगा F अपॉन A इंटू एल, राइट? फोर्स का क्या होता है? mlt-2। MLT माइनस टू होता है, ये तो आई गेस सबको पता होगा, यस सर। यस सर। है ना? So this becomes MLT minus 2 in the numerator and denominator में क्या आ जाएगा? L square multiply by L यानी L cube, है ना? L से L कट हो गया, this will become M into L की पावर माइनस टू इंटू टी की पावर माइनस टू। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है? एनी डाउट्स? नो सर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एक पार्टिकल लोकेटेड है ओरिजिन पे एट टाइम t इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लोकेटेड है t इक्वल्स टू 0 पे, है ना? यानी रेस्ट पे होगा। Now it starts moving along positive y direction. Let's say this is y direction, this is x direction. तो यहाँ पे मूव करना चालू कर देता है वो विद वेलोसिटी v, ठीक है? That varies v equals to root y. The displacement of the particle varies with time. Displacement के बारे में पूछ रहा है। अब तुमको डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुनते ही या पढ़ते ही तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि यार वेलोसिटी जो होती है वो होती है dx by dt है ना? तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना अपने आप, फॉर्मूला में यस सर। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और ये दे रहा है वैल्यू, इसके इक्वल दे रखा है रूट वाई के इक्वल, राइट? सो ऑल वी नीड टू फाइंड इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, यानी वो बेसिकली एक्स और टी के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहता है। यही पूछ रहा है क्या? यस सर। यस अब सर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऑब्वियसली वाई के टर्म्स में होगा टाइम के साथ। अरे वाई भी तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना, रिप्रेजेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही करेगा वाई भी। बात समझ में आ यस रही है आप सर। लोगों को? भाई अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता तो कुछ एक्स के टर्म्स में बता रहा होता वो आपको, वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई के टर्म्स में बता रहा है ना? उसमें कुछ डिफरेंस थोड़ी आ रहा है, दोनों है तो डिस्प्लेसमेंट ही, राइट? तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट भाई? dx आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, रूट वाई आपको राइट साइड में दे रखा है, तो टाइम को इधर भेज देंगे, है ना? और dx को इंटीग्रेट कर देंगे और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। जब dx को इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां तक करोगे? dx बाई डी टी या dy बाई डी टी कुछ भी लिख सकते हो आप, ही समझ में आ रही है ना बात सबको? यस सर। मैं dy बाई डी टी लिख के लिख देता हूँ। देखो तुम्हें फॉर्मूला dx बाई डी टी याद है ना, तो तुम उससे क्या कंफर्टेबल हो। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर आपने dy बाई डी टी या dx बाई डी टी क्यों लिखा? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है ना? दोनों चीजें डिस्प्लेसमेंट ही रिप्रेजेंट करती है ना, वी कैन राइट यस आइदर ऑफ सर। देम। सो इफ यू राइट dy बाई डी टी दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली y डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है? तो तुमको लगता है कि यार ये ज्यादा बेटर है ना? तो कोई ना, ये लिख देते हैं हम। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम dy, जीरो से y जाएगा ये, लेट से, है ना? यस और सर। दिस विल गो रूट y इंटू डी टी, और ये कहां से कहां तक जाएगा? जीरो से t चला जाएगा फॉर दैट मैटर, यस सर। क्योंकि हमें तो जनरल फॉर्मूला निकालना है। इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को? इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो रूट वाई है इसको कहां से कहां तक, कहां पे ले जाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, यस सर। डी वाई के साथ ले जाना पड़ेगा ना रूट वाई को, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे बेटा। और टाइम को अलग यस रखना सर। पड़ेगा ना, जीरो से वाई और जीरो से टी। वन अपॉन रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनीबडी नोस? दिस विल बिकम टू रूट वाई, ठीक है? और डी टी का इंटीग्रेशन तो टी आ जाएगा डायरेक्टली, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाओगे y के टर्म्स में t को, है ना? तो यस दिस विल सर। बिकम y स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 4। 2 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, और फिर यस आपने क्रॉस सर। मल्टीप्लाई कर दिया। सो कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। कोई डाउट यस इसमें सर। किसी को? नो सर। इंटीग्रेशन करना आता है? बेसिक इंटीग्रेशन आता है? यस सर।
हाँ बेटा, संडे टेस्ट के क्वेश्चन हो रहे हैं, संडे टेस्ट का ही तो डिस्कशन होगा ना अभी। ट्यूसडे को हम डिस्कशन करते तो हैं। संडे वाला जो टेस्ट है ना, अगर वो आप लोगों ने नहीं दिया है तो भी आप लोगों को क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे ना उसमें सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, डू नॉट वरी। ऑलराइट, सो टेक पार्ट इन द डिस्कशन। आपने पेपर दिया हो तो भी, दिया है तो और भी अच्छी बात है, डिस्कशन तो फिर तो करना ही चाहिए हमें। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल, थर्ड क्वेश्चन हुआ ये, पढ़ा सब, पढ़ तो लिया ना सबने थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. Photons of energy 1 electron volt, 2.5 electron volt respectively are incident on the same metallic plate of work function 0.5 electron volt, one after another. ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं किसी प्लेट पे, जो लाइट आ रही है तुम्हारी, उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने का तो पता है तरीका हमें। Yes, sir. किसकी इक्वेशन थी ये, किसने इक्वेशन दी थी? Einstein. Einstein. आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद है सबको? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना होता है, बोलो क्या होती है इक्वेशन? सब बोलते जा रहे हो क्या तुम? हाँ, मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सबसे बेसिक इक्वेशन है, ये नहीं याद? Sir, energy minus work function. एच न्यू माइनस फाइव, है ना? Yes, ई माइनस फाइव लिख लो या एच न्यू माइनस फाइव लिख लो। ठीक है, अब ये जो फाइव है इसको फाइव नॉट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो एच न्यू माइनस फाइव होता है, पर ये बात तो सबको याद है ना कि मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि ये फॉर्मूला जो होता है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? yes, sir. आइंस्टीन ने हमें क्या बताया था कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन हर फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बता सकते हैं हम, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। क्या ये बात याद आ रही है आप लोगों को? ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने, Yes, राइट? sir. We cannot find the kinetic energy of every photoelectron, but we can find the kinetic energy of the photoelectron which is maximum, है ना, सबसे ज्यादा वाली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी मैक्सिमम ही पूछ रहा है वो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला एच न्यू माइनस फाइव एंड वी कैन फाइंड आउट द रेशियो बहुत इजीली। कैसे हो जाएगा रेशियो निकालने का? एच न्यू वन माइनस फाइव, भाई काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टू क्या हो जाएगा? एच न्यू वन माइनस फाइव नॉट। फाइव तो सेम है क्योंकि प्लेट सेम है ना? वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा ना Yes, प्लेट पे, राइट? और नीचे आ जाएगा एच न्यू टू माइनस फाइव नॉट, क्योंकि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स है, क्योंकि दोनों का मतलब फोटोन सिंस एनर्जी अलग अलग है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, राइट? सो व्हाट इट विल बिकम, ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस 0.5, Yes, yes, sir. sir. नीचे वाला हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5, कितना बनेगा ये? 0.5 अपॉन 2, 1. है ना? कितना आंसर आ जाएगा? 1/4। Yes, sir. दिस विल ऑल्सो बिकम 1/2 ना, तो 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. सबको आ तो रहा है ना समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, No, तो ये sir. क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला दोनों याद करते चलो बेटा, नीट तभी निकलेगा, है ना? फॉर्मूला नहीं भूलना है, खासकर इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये वैसे टिप्स पे रहना चाहिए, तो हाथों हाथ याद आना चाहिए, इतना तो कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगला वाला बताओ भाई, सॉल्व द नेक्स्ट वन। ये हुआ? Yes, sir. रिस्पॉन्ड नहीं करो तो फिर मैं पेपर डिस्कशन में, मैं चुपचाप पेपर डिस्कशन में सारे क्वेश्चन बता दूंगा, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। Yes, sir. ठीक है, हो गया. उसके बाद फिर ऐसा मत बोलना सर कि हमने नहीं बोला, हम हमसे पूछा नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? माइनस डीवी बाई डी आर से। Yes, sir. Yes, sir. सूजल पूछ रहा है नीट का एग्जाम कब है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो कम से कम उसकी डेट्स तो पता करो यार।
कब है भाई नीट का एग्जाम, बताओ सूरजल को। सर 4th मई को। May 32। गिरिजा बोल रही 32 मई को है। सूजल बेटा 30 सेकंड को जाना पेपर देने। 4 May बेटा, ठीक है। जो भी शेड्यूल वगैरह ना उसको एकदम ऐसे नोट डाउन करके रखो कहीं पे। अच्छा, एक और बात, क्रैश कोर्स है एग्जाम्स के बाद, पता है, पता चला, यस सर। Yes, sir. पता चला है। देयर विल बी अ क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपके मार्च में एग्जाम्स वगैरह से फ्री हो जाओगे आप लोग, देयर विल बी रनिंग अ क्रैश कोर्स। विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो नीट के पर्सपेक्टिव से एकदम मैप्ड होंगे, है ना। थ्योरी वाइज नहीं करेंगे, थ्योरी वगैरह सब हम पढ़ चुके होंगे, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत सारी। तो डू नॉट मिस मिस दोज क्लासेस, पहले से बता रहा हूँ। जो भी आपका शेड्यूल है, सेल्फ स्टडी है, उसको करके रखना पहले से, ठीक है। अप्रैल में यू जस्ट नीड टू अटेंड दोज क्लासेस। एक या सवा घंटे की क्लासेस होंगी, 1 या 1.5 घंटे की, एंड उसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस हम कराने का ट्राई करेंगे रेगुलरली, ठीक है। हाँ मुस्कान बोलो। सर फिजिक्स में सीबीएसई की बोर्ड के पैटर्न पे टेस्ट भी होंगे? होगा ना बेटा, सीबीएसई पैटर्न पे सर टेस्ट होगा। को है? बोलो। हम्म। सर संडे को है ना? हाँ, संडे को होगा, सर सर ठीक फिर है। सिलेबस पूरा है 12th का? 12th का सिलेबस, 12th का सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है ना बेटा, कब का, क्या पूछ सर रहे हो मैं आप। पूछ रही कि 12th का सिलेबस पूरा आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट, जो भी आपके बोर्ड्स में आता है ना पेपर, उसी पे बेस्ड पेपर आएगा, ठीक है। सो इट विल बी अलाइंड विद योर बोर्ड सिलेबस ऑल्सो, इट विल बी द क्वेश्चंस विल बी सिमिलर टू बोर्ड्स क्वेश्चंस ऑल्सो। जैसे बोर्ड्स में आते हैं वैसे आएंगे, तो तुम लोगों की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, छोड़ना मत, पेपर देना जरूर है ना। अच्छा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे प्री बोर्ड्स दे रहे हो ना तुम लोग, तो वैसे ही तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही रखा है हम लोगों ने, ठीक है। चलो ओके भाई, सर। तो माइनस डीवी बाई डी आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको मतलब ऑब्वियसली माइनस साइन, तो यू विल बी इग्नोरिंग। एंड व्हाट इज डीवी, द चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये, है ना। सो डीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 60 माइनस 50। लेट्स से कि हम दोनों, ये जो दो लाइंस हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस, इनके बीच का निकालना चाहते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा क्या न्यूमरेटर में, यस सर। 60 माइनस 50। अरे सबके बीच में सेम ही तो गैप है बेटा, 50 माइनस 40, द Yes, पोटेंशियल sir. डिफरेंस इज कांस्टेंट है। तो और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब ये जो लाइंस हैं ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। सो दिस इज नॉट डी आर, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ डी आर वेक्टर, ये आपको समझ में आनी चाहिए। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना बेटा, क्या ये बात समझ में आती है। जो दो लाइंस है इक्विपोटेंशियल लाइंस, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना डी आर वेक्टर, तो राइट, उन दोनों के यस बीच का जो सर। डिस्टेंस होगा वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अदरवाइज यू विल बी टेकिंग एनी डिस्टेंसेस, फिर तो आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। और ये तो हमने पढ़ते वक्त भी डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो कैसे निकालेंगे उसको, ये लेट से एक्स एक्सिस है और ये आपका एक लाइन है, ये आपका दूसरा इक्विपोटेंशियल लाइन है ना। तो अगर ये डिस्टेंस हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं, जो कि हमें पता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, ये डिस्टेंस कितना है, 10 है क्या, यस Yes. सर। ये 10 है, आगे 20 है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, है ना। तो दिस विल बी 10। अब ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन बनाता है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। यस सर। अरे यार, ये लाइन से जो परपेंडिकुलर बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा ना टोटल। तो ये अगर 30 डिग्री है तो कितना बचा इधर, 60 डिग्री तो बचा, नहीं समझ में आया। यस सर। आ गया सर। बहुत ही ज्यादा टिमिड होके बोलते हो तुम, मुझे ऐसा लगता है समझ में आ ही नहीं रहा तुम्हें, ठीक है कूल। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या ये 10 साइन 30 हो जाएगा क्या, देख के बताओ, यस यस सर। ठीक है। सो वी कैन राइट दिस इन द डिनोमिनेटर 10 साइन 30,
है ना, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख के आ जाओगे ना तो गलती कर दोगे एक बहुत बड़ी। क्या गलती होगी वो? कोई फिगर आउट कर सकता है? इफ विल बी जस्ट राइटिंग दिस देयर विल बी अ मिस्टेक। हाँ, सेंटीमीटर टू मीटर, बिकॉज जो ऑप्शंस हैं वो मीटर में दे रखे हैं, वोल्ट पर मीटर में, है ना। एक्सक्लूसिवली तो हमें दे नहीं रखा है कि वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकालना है, राइट। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा, तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी सही आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? अरे यस समझ सर। में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे हम तो आएगा हमारा आंसर 200 वोल्ट पर मीटर। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेटा ये तो हमने निकाल लिया ना सबसे पहले, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इससे 60 डिग्री का एंगल ही तो बना रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना, यस है यस ना। सर। ये क्लॉकवाइज ही तो होता है, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आगे चलें? यस सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। यस इसमें सर, किसको ये तो डाउट हो है? गया था। हो गया था? यस बहुत सर। बढ़िया। पढ़ो भाई, सवाल पढ़ो, बाकी लोग जल्दी से। तो ये बोल रहा है कि एक स्फेयर है रेडियस 2r का, ठीक है, 2r का स्फेयर है एक, प्लेस्ड इनसाइड अ कॉन्सेंट्रिक इमेजिनरी स्फेयर ऑफ 3r। चार्ज इस पे 3q है और ये 3r रेडियस के इमेजिनरी, जैसे अज्यूम कर लेते हैं ना कि एक स्फेयर होगा इसके अराउंड, तो 3r रेडियस के कोसेंट्रिक स्फेयर। कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम रहता है, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है तो उनको कोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो स्फेयर्स हैं। अब ये बोल रहा है कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इमेजिनरी स्फेयर, यानी जो 3r वाला स्फेयर है इससे फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स तो हमें पता है क्या होता है, जो टोटल चार्ज इनसाइड होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल कम आउट एज अ वैल्यू ऑफ फ्लक्स, राइट। यही यस होगा सर। आंसर हमारा। तो जो इमेजिनरी स्फेयर है उसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज है टोटल वो कितना है? 3q तो है, Thank you. 3q तो है। सो द आंसर विल बी 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया होगा बेटा। नहीं हुआ? यस सर, हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन एज इन ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है पूरा ये सवाल। हमने या क्लासेस नवंबर में ज्वाइन की थी तो 4 महीने में नीट की। बेटा ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट आप लोग, इन केस मान लो अगर आप अगले साल प्रिपेयर करते हो फिर से, है ना। वैसे तो आई होप कि इस साल निकल जाए, मेरी तो यही प्रेयर है कि आप लोग निकालो सब लोग नीट इस बार। पर मान लो इन केस होता है कि तैयारी नहीं हो पाती है ढंग से और आप अगले साल फिर से देते हो, तो आप ये सोचो ना कि ये 4 महीने की मेहनत आपको कितना ज्यादा हेल्प करेगी अगले साल, राइट। सो यू विल बी पॉजिटिव अबाउट योर प्रिपरेशन ऑलवेज। अपनी प्रिपरेशन को लेके हमेशा पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हुआ था। हम्म, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रिक्शन जो टॉपिक है हमारा उसको ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। करें, सॉल्व करें बच्चों, यस सर। ठीक है। तो देखो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, पहली बात तो इस बात को समझो, अगर कोई भी सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, कोई भी सरफेस पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए तुम बताओ। अरे मैंने कुछ, तुमने फ्रिक्शन पढ़ा है मुझसे? मैंने पढ़ा है फ्रिक्शन तुम लोगों को? हाँ या ना बोलो पहले तो। Yes, sir. पढ़ा है फ्रिक्शन? मैंने कब पढ़ा है? मैंने एनएलएम के बाद पढ़ा था आप लोगों ने मेरे से? यस सर, पढ़ाया था आपने।
ओके, तो अगर मैंने पढ़ाया था तो आपको मैंने एक चीज बताई होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना। ध्यान से सुनना। फर्स्ट यू नीड टू चेक द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है ये? Maximum value of static friction. जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करते हो ना बच्चा, तो उससे आपको सबसे पहले तो ये पता चलता है कि जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, विल दैट बी स्टैटिक और विल इट बी काइनेटिक इन फ्यूचर। एज इन, अगर ब्लॉक रेस्ट पे है, उस पे तुमने फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन लग रहा है ऑलरेडी सरफेस के बीच में, है ना, गिवन के स्मूथ सरफेस नहीं हो, तो क्या वो फोर्स उस ब्लॉक को, उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएगा? अगर मूव करा पाएगा तो उस केस में फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। ये समझ में आती है सबको बात फ्रिक्शन के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. बेटा थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। यू कैन यूज इमोटिकॉन्स ऑल्सो, है ना, थम्स अप, थम्स डाउन, ऐसे तो कर सकते हो ना बेटा, समझ में आ रहा है तो या सुनाई दे रहा है तो आप लोगों को। डू नॉट जस्ट सेट आइडल, है ना कुछ रिस्पॉन्ड करो, इमोटिकॉन्स ही सही। ठीक है, तो हम लोगों ने दो तरह के फ्रिक्शन पढ़े थे, स्टैटिक और काइनेटिक, राइट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है अगर, तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि ब्लॉक तो मूव करेगा ही नहीं। अगर ब्लॉक मूव नहीं Yes, करेगा sir. तो एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का? 0. हो जाएगा. राइट? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे पहले, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा बेसिक स्टेप है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स तुम अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो पहले क्लियर नहीं हो जाएगा कि यार ये तो आगे मूव ही नहीं करेगा। काई का एक्सेलरेशन, काई का काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? राइट? सो Yes, लेट्स चेक द sir. लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? म्यू एस इनटू एन। बोलो हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट? म्यू एस इनटू एन, दैट मींस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10 mg की वैल्यू। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. दिस विल बिकम 150 Yes, sir. 150 न्यूटन। ठीक है, 150 न्यूटन विल बी योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो। अगर एक ब्लॉक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ समथिंग इधर, थोड़ा सा एफबीडी बना लेते हैं। एक ब्लॉक है जिसपे तुमने लगा दिया है फोर्स ऑफ, कितना लगा रहा है? 125 न्यूटन, है ना? Yes, और sir. इस फ्रिक्शन लग रहा है एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। और एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आई है? 150 न्यूटन, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, एफ लिमिटिंग की। ठीक है, तो अगर एफ एस की वैल्यू ही 150 न्यूटन आई है और आपका 125 न्यूटन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो छोटा है उससे, बड़ा है ना आपका 125 से 150, है ना? Yes, तो sir. इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉक है वो किस में रहेगा? रेस्ट में। एक्सेलरेशन Yes, कितना sir. हो जाएगा? 0। 0. ब्लॉक रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन होगा क्या उसमें? No, sir. और बाकी आप इसमें एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इसमें? Say 150 Newton. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? सब आंसर चैट में लिखो ना। दीप्ति, मुस्कान, गिरिजा, सूजल, अंशिका, सबके आंसर चाहिए मुझे। चैट में आंसर लिख के बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 0 आ रही है, फ्रिक्शन की भी तो बताओ। सूजल 100 न्यूटन कैसे आएगा बेटा? 100 न्यूटन कैसे आएगा? यार तुम लोगों ने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है क्या? बेटा क्लासेस लिया करो सारी। गिरिजा, दीप्ति, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, डिम्पल, सबका आंसर गलत है। सबका आंसर गलत है।
अब फ्रिक्शन, मुझे लगा तुम्हें इतना तो पता होगा यार फ्रिक्शन के बारे में, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। देखो सुनो, सुनो और ध्यान से समझो दोबारा, ताकि आपको जरूरत नहीं पड़े पढ़ने की इसको। जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। यहाँ पे समझा रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? अब बोलो साथ में। Self सेल्फ adjust. डिस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी रिक्वायरमेंट है। अब तुम खुद बताओ, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या कर रहा है? 10 न्यूटन। तो तुम्हें एफ नेट जीरो करने के लिए, एफ नेट जीरो करने का मतलब वो रेस्ट पे रहना। यस सर। अरे बात समझ में आ रही है? एफ नेट जीरो करने का पड़ेगा ना, तो तुम्हें पीछे की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 न्यूटन ही तो लगाना पड़ेगा। यस सर। अरे बात समझ आई? अब तुम्हारा एफ लिमिटिंग जो है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो 150 है। तो क्या यस सर। 150 थोड़ी लगा दोगे? तो 150 थोड़ी लगा दोगे। अच्छा, उसका उसका भी लॉजिक है। आप बोलोगे सर क्यों पर? तो उसका लॉजिक क्या है कि अगर आप लगा दोगे, मान लो आपने 150 लगा दिया यहाँ पे, तो एक बात बताओ, ये पीछे की तरफ जो फोर्स है F1, वो आगे वाले फोर्स से बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? Yes, sir. और अनबैलेंस फोर्स हो गया तो ये पीछे एक्सेलरेट नहीं करने लगेगा क्या? Yes, sir. यस सर। कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पर, पीछे की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाए? वो भी तब जब तुम उसमें आगे फोर्स लगा है? तो फिर ऐसा क्यों? तो फिर इस चीज से ये समझ में आ रही है बात कि स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आई? सबको क्लियर Yes, हुआ है ये sir. चीज? राइट, सो द आंसर विल बी, क्या आंसर आएगा? 125 Newton. एग्जैक्टली, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस केस वुड बी 125 न्यूटन, क्योंकि इतनी ही रिक्वायरमेंट है उसकी। मैक्सिमम तो 150 है, बट उतनी ही जरूरत नहीं है ना। 150 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 125 लगाने में ही काम चल जाएगा। राइट? इज दिस क्लियर विद एवरीवन नाउ? कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका, फ्रिक्शन का पूरा? यस सर। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ आई अप्लाई 160 न्यूटन? से body accelerate करेगी. हाँ, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, है ना, मूविंग, मूव करने लगेगी, ठीक है। एंड देन द काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इन द पिक्चर, कम इनटू द पिक्चर, राइट? स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. सवाल, a ball hits the floor and rebounds after an elastic collision. 100 में नहीं होगा बेटा, 100 में कैसे होगा? सोचो ना, आगे तुम 125 से खींच रहे हो, पीछे 100 लग रहा है, तो 25 तो अभी भी ज्यादा लग रहा है ना आगे, तो वो 25 उसको खींच लेगा आगे, है ना? तो 100 इसलिए नहीं लगेगा। जितना आगे लग रहा है ना उतना पीछे लगाना पड़ेगा, एफ नेट जीरो करना पड़ेगा। हाँ भाई, 7th क्वेश्चन बताइए। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन पता है? हम्म? इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? एनर्जी आवाज आ का रही है? लॉस। यस सर। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा आपका, तो उस केस में आपका सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, बाकी सब चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपका बॉल है कोई, मान लो उसका कोलिजन हुआ किसी फ्लोर से, आपने ऊपर से बॉल फेंकी जमीन पे, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा और जो लेटर आपका फाइनल मोमेंटम रहेगा, वो दोनों अलग रहेंगे, ठीक है। तो वो कंजर्व नहीं रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी भी अभी क्या बताया मैंने, लॉस हो जाती है, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि अगर मान लो आपका बॉल जो है वो ऐसे नीचे आ रहा है यू वेलोसिटी से, तो आफ्टर द कोलिजन वो जो टकरा के जाएगा ना बेटा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी -u टाइम्स ई। इसमें ई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है ये? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है ना कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जा रही है, पहली बात तो,
और लीनियर मोमेंटम तो होता ही मास इनटू वेलोसिटी है ना। तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा बॉल का, लेकिन आप जब पूरे सिस्टम को देख रहे होते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं, क्योंकि अभी अभी हम डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ जाता है, राइट। जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी आफ्टर द कोलिजन वो क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अरे काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. फाइनल क्या बने, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, है ना। इनिशियल तो कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर थी ना बस। Yes, इनिशियल sir. कितनी थी, इनिशियली तो बस हाफ एम यू स्क्वायर थी, है ना। लेकिन बाद में टकराने के बाद, यहाँ से फ्लोर पे टकराने के बाद जब ऊपर रिबाउंड हुआ तो बदल गई, है ना, इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से। ठीक है, वहीं इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ई की वैल्यू 1 हो जाती है, Yes, sir. पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में फिर आपका लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन मोमेंटम रहे नहीं रहेगा कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जो टोटल आपका वो होता है ना मोमेंटम, टोटल मोमेंटम किसका, सिस्टम का। सिस्टम का मतलब क्या हो गया, बॉल प्लस अर्थ, बॉल भी ले ली तुमने, अर्थ भी ले ली, वो कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। टोटल, कहाँ लिखूं इसको, यहाँ लिख देता हूं, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम यानी बॉल प्लस अर्थ, ये तभी चेंज होगा जब आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे, No, sir. मींस यहाँ पे देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या रहेगा, सिस्टम का, ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड रहेगा। हमेशा याद रखना इस बात को, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन। Yes, sir. तो यू कैन ऑल्सो थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो इसको, कोई बात नहीं। जितना आपने अभी समझा है वो भी आपको काफी हेल्प करेगा कोलिजन्स में, है ना। आगे चलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी वाला हो गया था। बाइंडिंग एनर्जी वाला हुआ यार, ऐसे मजा नहीं आता डिस्कशन में, तुम लोग पार्टिसिपेट तो करते ही नहीं हो। पेपर दिया ही नहीं है काफी बच्चों ने, तो गिरिजा पेपर दिया था इस बार संडे को, Yes, sir. मुस्कान ने तो नहीं दिया है, दिया था सिस्टम कौन Dear. सा सर है, Yes, sir. Yes, sir. मुस्कान कुमारी आपने दिया था बेटा, No, sir. पेपर देखा या फर्स्ट टाइम देख रहे हो अभी। सिर्फ फिजिक्स का अभी पहले बार देखा। अच्छा ठीक है, कोई ना। हाँ, सिस्टम कौन सा, एलविश याद है बेटा, ये सब मत करो, तुम बड़े हो गए हो। सूजल, ये सब मत करो बेटा, नीट निकाल लो फिर सारे सिस्टम सही है, वरना सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। ठीक है, तुम इस पे फोकस करो फिलहाल। चलो भाई, अगला सवाल बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द न्यूक्लियाई ए एंड बी आर ई ए एंड ई बी रिस्पेक्टिवली, थ्री एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फ्यूज टू गिव वन एटम ऑफ एलिमेंट ए। यानी कि तीन एटम बी के फ्यूज होते हैं, तब जाके एक एटम बनता है किसका, ए का, राइट। तो तीन रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी तो है, पेपर दिया नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, बोलो तो Yes. सही। तीन एटम मिलके बी के एक एटम बना रहे हैं ए का, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट बनने में जो एनर्जी लिबरेट होती है, जो टोटल एनर्जी लिबरेट होती है, उसको कैसे लिखते हैं कि प्रोडक्ट का माइनस टोटल रिएक्टेंट का। तो टोटल रिएक्टेंट में कितने हैं, तीन है एटम्स, तो यही तो आपका टोटल एनर्जी लिबरेट करेंगे। समझ में आई बात, क्या बोला, जो टोटल एनर्जी लिबरेट हो रही है वो सर कैसे इसका हो रही है। सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा? सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा बच्चा, सेकेंड ऑप्शन कैसे होगा, सेकेंड ऑप्शन का मतलब ये है कि एनर्जी लिबरेट नहीं हो रही है, एनर्जी चाहिए। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना ये सब चीजें। एक ओके तो सर, होता है कि सर हमको गॉट इट। हीट, हीट केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हीट लिबरेशन एंड हीट कंजप्शन। कुछ रिएक्शंस को हीट चाहिए होती है ताकि वो रिएक्शन कंप्लीट कर पाए, और कुछ रिएक्शन हीट लिबरेट करती है ना। क्या बोलते हैं इनको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यस सर। पहली बार सुन रहे हो क्या, सुना है ना एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक, सर, पढ़ा। है Yes, ना। sir. तो पढ़ा है.
जब एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसा बोला गया है हमें कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को हम आगे रखेंगे, रिएक्टेंट को पीछे रखेंगे। अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अगला सवाल 9। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर नीट में आ गए तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। क्या आंसर है इसका? Fourth option. एंड फॉर दैट मैटर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं नीट में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। नोटिस किया कभी तुमने ये? नीट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो इसमें भी लग रहा है। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए, राइट? व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए आपको, जो कि आपको Yes, पता sir. भी है ना? तो यही तो पूछ रहा है वो कि भाई व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ R1 फॉर करंट थ्रू R इज बी जीरो। अगर R से करंट जीरो हो जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर आर्म की तरह तो बिहेव करेगा? बोलो हाँ या ना, Yes, sir. है ना? तो ऐसा तभी तो हो सकता है जब ये रेशियो में हो, 2/6 किसके इक्वल हो? R1/18 के। R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 ओम। बेटा याद है ना ये सब तरीके, मतलब ये सब Yes, sir. कॉन्सेप्ट याद है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, आगे चलें। Sir, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली ये बताता है हमें कि अगर हमारा जो सर्किट है वो अगर इस तरह से अरेंज है कि आपकी जो आर्म्स हैं, है ना, Sir, वो ये अगर वाइवा का रेशियो में क्वेश्चन था प्रेजेंट है। कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, एक प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आया होगा आपके, उसमें बोर्ड्स में आया होगा फिर वो तो। सर वाइवा में पूछा था। वाइवा में पूछा था? हाँ, वाइवा में अगर पूछ रहे हैं तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, मतलब डेफिनेटिव वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो बेसिकली नल डिफ्लेक्शन वगैरह पे बेस्ड होता है, ठीक है। बोलना आपको यही है, पर उसको आपको इस तरह से बोलना है कि ये इस तरह इस चीज पे बेस्ड है कि जो आइडिया ऑफ नल डिफ्लेक्शन है ना, कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन शो करे। उस चीज के लिए डिजाइन किया हुआ एक सर्किट है जिसमें कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस जो होते हैं ब्रिज के वो इक्वल होते हैं, है ना, और उसमें करंट फ्लो नहीं करता सर्किट में, ठीक है। द रेशियो ऑफ सर मेरे रेजिस्टेंसेस साथ इन द का जो ब्रिज इज रोल इक्वल। नंबर था, क्या बोल रहे सर हो मेरे बेटा? साथ जो रोल नंबर था ना, उस लड़की का था ये, तो उसने ये बताया था, बट मैम ने बोला नहीं ये गलत है। तो मैम ने क्या बताया? सर मैम ने बताया नहीं, मैम काफी खड़ूस थी वो फिजिक्स वाली। तो मैम को पूछो कि मैम आप बताओ फिर, ठीक है। सर्किट जो बैलेंसिंग सर्किट होता है ना, सर्किट की बैलेंसिंग उसके उसके ऊपर ही बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। और या फिर नल डिफ्लेक्शन आप वर्ड यूज कर सकते हो। होता क्या है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब स्कूल में आप स्कूल से रिलेटेड सवाल हो जाता है ना, जैसे बोर्ड से रिलेटेड हो गया, वाइवा हो गया, तो फिर है ना जो उनको सुनना होता है ना वर्ड, वो वही सुनना चाहते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। तो उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। बाकी जो एक्चुअली में जो प्रिंसिपल है वो है, उनको ना तो वो मैम गलत बता सकती है, ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई और बता सकता है ना। जो है वो है। अब तुमको कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज करना है, तुम नहीं कर रहे हो, तो वो चीज उनको पिंच कर जाती है। तो दैट्स व्हाई दे माइट बी लाइक दिस कि भाई आपने गलत बताया। समझ रहे हो? यस। बट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप अगर बता रहे हो सही सही, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दे विल गिव यू मार्क्स फॉर दैट। डू नॉट वरी अबाउट इट। वो तुमको मार्क्स देंगे एनीवे। कई बार दे आर प्लेइंग विद यू ऑल्सो, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके सर। आगे चलें। यस सर। From a circular ring of mass m and radius r corresponding to a 45-degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining portion of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. The value of k will be, यानी कि तुम्हें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर के अबाउट जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट बताना है, ठीक है, और परपेंडिकुलर होना चाहिए रिंग के, ठीक है। इजी है। हुआ क्या ये? हैव वी डिस्कस रोटेशन आल्सो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ लिया क्या हमने? Yes, sir. ये तो हो गया था कुछ। हो गया था? कैसे हुआ? सर सर्कल के थ्रू निकालना था तो मेरे तो 3/4 आ रहा था। 3/4 आ रहा है? आंसर 3/4 है क्या?
सर वो तो अभी नहीं देखा। बेटा देखो, इसमें आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वो निकालना कौन से पोर्शन का चाह रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये इसको है ना बना लो कहीं पे ऐसे, एज इन जैसे ये बोल रहा है ना कि एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो लेट्स से कि तुमने एक सर्कुलर डिस्क बनाई, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि 45 डिग्री का सेक्टर तुमने काट लिया है। अब तुमको ये तो पता है ना कि टोटल 360 डिग्री होता है अबाउट द सेंटर, एक सेंटर के अबाउट 360 डिग्री होता है सर्कल में, है ना। तो यस। जैसे कि अगर ये सेक्टर की बात करें हम, तो 90 डिग्री का सेक्टर एक होगा, बोलो हाँ या ना, है ना। और ऐसे 4 सेक्टर्स में तो टोटल 360 हो जाता है क्या? यस। टोटल, अरे एंगल अराउंड द सेंटर कितना होगा? 360 तो होगा सर्कल में यार, राइट। तो ये तुमको क्या बोल रहा है कि एक सेक्टर काटो 45 डिग्री का, उसको रिमूव कर दो, उस पोर्शन को ही रिमूव कर दो, है ना। तो 45 डिग्री का सेक्टर कैसा होगा? ऑलमोस्ट ऐसा होगा। ये तुम्हारा 45 डिग्री का सेक्टर हो गया, ठीक है। इसको तुमने रिमूव कर दिया, तो तुम्हारा ये जो बाकी का पोर्शन बचा है, इसको किसी और कलर से बना देते हैं। ये जो तुम्हारा पोर्शन बचा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसका पूछना चाह रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अबाउट द सेंटर, ऑफ कोर्स अबाउट द सेंटर, जो कि तुम्हारा पास कर रहा है परपेंडिकुलर, सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको? आपका सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा मास, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो तुम एम आर स्क्वायर से लिख दोगे। एम आर स्क्वायर कौन सा? जो रिमेनिंग पोर्शन का मास है, लेट से वो एम डैश है, कुछ भी मान लो उसको, तो एम डैश आर स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेकिन ये जो मास है वो तुम पूरे का नहीं लोगे ना, तुम रिमेनिंग पोर्शन का लोगे, तो रिमेनिंग सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। का मास निकालोगे कैसे? उसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना रेशो बन रहा है मास का, जो कि निकाल के आप इस नहीं आ रही। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है क्या? Am I audible? नो सर, ब्रेक हो रही है। नेटवर्क ब्रेक हो रही है? अच्छा, बीच से कटी हुई थी। बीच से कैसे कटती है बेटा वॉइस? ब्रेक होके आ रही है, अच्छा ठीक है। कूल कूल कूल, लेट्स वेट फॉर अ मिनट। नेटवर्क चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। अभी आ रही है क्लियर? सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको रिमेनिंग पोर्शन का है ना मास निकालना पड़ेगा एम डैश। कैसे निकालोगे? कि ये जो बाकी का एम डैश बचा हुआ है, ये 45 डिग्री का सेक्टर तुमने काटा है, तो तुम अगर इसको ध्यान से समझो तो 360 डिग्री का आपका पूरा सर्कुलर डिस्क था, इसमें से आपने 45 डिग्री का एक क्या काटा? सेक्टर काट लिया। और किसका रेशो निकाल रहे हैं हम? इसमें से पूरे का रेशो निकाल रहे हैं, यानी कि 360 में से इतना पोर्शन जा चुका है, तो बाकी का कितना बचा? 315/360। यही रेशियो बचा है क्या मास का? बोलो, यस। समझ में आया? है ना। जो आपका टोटल मास था वो m था, अब m का 315/360 पोर्शन बचा हुआ है, इस वाले पोर्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। सो इफ विल बी यूजिंग दिस मास, देन यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो कितना बनता है ये? 315/360 बन जाएगा 7/8 m। इसको सॉल्व करोगे ना, कट करोगे, 7/8 m, ठीक है भाई। इसको 7/8 m को यूज करते हुए फिर एम एम डैश आर स्क्वायर निकाल लो तुम। कितना बन जाएगा ये? 7/8 m r स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये तो बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका नया वाला। तो ये बोल रहा है कि k टाइम्स mr स्क्वायर है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/8 आएगी। समझ में आया? आगे चलें? यस सर। हाँ मुस्कान बोलो।
सर जैसे आपने ये टॉपिक लगा दिया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर जब मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ ना पी लाइक क्यू, तो क्वेश्चंस नहीं हो पाते सर। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट ए इजी टॉपिक, लेट मी टेल यू दैट। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आपको टॉपिक समझना है तो हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं था, तो हमने आपको थोड़ा बहुत कुछ तो क्वेश्चन कराए हैं और बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है। ठीक है, आप डीपीपी पूरी लगा लो इसकी, दैट आई विल सजेस्ट। अगर आप डीपीपी पूरी लगा लोगे आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन बिना देखे लगाना। सोल्यूशंस तभी देखना जब एक बार पूरा अटेम्प्ट कर लो। बट सर जैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट क्वेश्चंस नहीं हो पाते, फिर आंसर ही नहीं आता। बेटा क्वेश्चंस स्टार्टिंग में नहीं हो पाएंगे ना, वही तो समझा रहा हूँ। कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तुम्हें इसके, तब जाके थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है। हाँ, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। मान लो सोल्यूशन देखा तुमने, क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं हुआ, क्वेश्चन समझने का ट्राई किया, सोल्यूशन देखा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी, है ना, वी विल डिस्कस दैट, राइट। बट तरीका वही है मुस्कान, जिस टॉपिक को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है उसके तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने बहुत पढ़ लिया मेरे साथ, करंट बहुत ज्यादा पढ़ लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए पढ़ते वक्त, तो अब उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं क्वेश्चन समझने के लिए, उसमें समझ में आ जाता होगा थोड़ा थोड़ा कि भाई क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है ना। मोस्टली आ जाता होगा, कभी कभी हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 11th की तो अधिकतर टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जिनमें हमने बहुत कम टाइम दिया है, राइट। तो उसमें क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर है। हाँ सुजल बोलो, क्या पूछना है। सर फिर जो जैसे कि हमने कोई टॉपिक नहीं किया तो इसकी वन शॉट देख के काम चल जाएगा? वन शॉट टेक क्यों देखना है, आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा तो हुआ है टॉपिक। सर पढ़ा तो है बट वही है कि क्वेश्चन ही नहीं हो पाते। ट्राई किया बेटा था वन, मैंने बट। हाँ देखो मेरी बात सुनो, अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया है, कुछ थ्योरम समझ में नहीं आई है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो वन शॉट टेक देख लो, या आप मुझसे पूछ लिया करो, मैं बता दिया करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट या थ्योरम या फिर कोई फॉर्मूला, तो फिर उस पे दोबारा थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। थ्योरी दोबारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। थ्योरी तभी पढ़ो जब तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि ये फॉर्मूला क्या है ना। जैसे तुमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी, अब तुम्हें समझ में नहीं आई कि होती क्या है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी, तुम्हें समझ में नहीं है कि होती क्या है, तो फिर उस चीज को तुम फिर थ्योरी का एक लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, देन यू कैन वॉच दैट। अदरवाइज डोंट डू दैट, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस तो बेटा बहुत प्रैक्टिस के बाद भी नहीं आते हैं, ठीक है। फिर वो तो उसी के ऊपर है कि आपने कितनी करी है मेहनत, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए बट अधिकतर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क ना बेटा, यू कैन आस्क मी। ओके सर। चलो भाई आगे चलते हैं। सूजल अगर फालतू सवाल पूछे ना मैं निकाल दूंगा क्लास से। हाँ भाई, अगला सवाल। पढ़ो पढ़ो सवाल पढ़ो, बताओ। एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता है, एल इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस सर। एल इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, हो जाएगा इससे, इससे हो जाएगा। आपको लेंथ तो दे रखी है 5.01, अरे फाइनल लेंथ दे रखी है ना, दिस इज द फाइनल लेंथ, दिस इज इनिशियल वन, ये इनिशियल होती है, ठीक है। इनिशियल भी दे रखी है लेंथ 5, है ना। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू भी दे रखी है। बोल रहा है कि 0 डिग्री से स्टार्ट करते हो और 100 तक जाते हो, तो उसकी लेंथ में एक्सपेंशन हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है तो। दिस विल बिकम 5.01 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 100 - 0, यानी कि 100 ही हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी थी तुम्हें। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब अल्फा की वैल्यू, जो अल्फा होता है ना वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ही होता है इसमें, ठीक है भाई। अरे कुछ यस। बोलो, हो जाएगा। यस सर। थोड़ा टाइम कम बचा है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो वरना हमारा पेपर ही डिस्कस नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। अगला सवाल हुआ, तो आई यस बी सर। गिविंग यू द आइडियाज ओनली, ठीक है, कैसे हो पाएगा थोड़ा, ताकि तुम्हें थोड़ा हिंट तो मिले कि कैसे हो जाएगा। एक बार है ना जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया करो बस। द वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वैक्यूम इज 8000,
मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो 4000 हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है मीडियम की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ का? 1/λ होती है क्या? यस सर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। यस सर। फॉर्मूला भूल गए सारे, सब कुछ पता है ना? ये तो यस सर, याद है। जितने ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी कम वेवलेंथ होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो म्यू आपको कंपेयर करना है वैक्यूम और मीडियम का। अगर म्यू ऑफ वैक्यूम अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ मीडियम अपॉन लैम्डा ऑफ वैक्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना क्योंकि, ठीक है। तो इससे म्यू ऑफ मीडियम निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है शायद, है ना? बाकी चीजें दे ही रखी है तुम्हें, 8000 4000। वैक्यूम में कितना हो जाएगा? वैक्यूम का कितना लोगे? 1 लोगे? यस सर। है ना? अगला सवाल। बेटा केवीएल लगाना था, कभी तो केवीएल लगा के आंसर निकाल दो। किसका हुआ है? हुआ किसी का? सॉल्व हो पाया है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। नो सर, ये नहीं हो पाया। नहीं हो पाया? इक्वेशन लिखूं? इक्वेशन लिख के आ जाएगा समझ में? यस सर। ठीक है, इक्वेशन लिख के देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि t इक्वल्स टू 1 पे ये बोल रहा है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे इसको पुट करके देखो ना, करंट निकल कितना रहा है। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, राइट? अरे t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? ऑल्सो जो इंडक्टर है उसमें डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी? डी आई बाई डी टी कैसे निकालेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो ना यार, इसको डिफरेंशिएट कर दो। कितनी आ रही है? 5 आ रही है वैल्यू, देखो डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है क्या? चेंज इन करंट, यस सर। है ना? क्योंकि विल बी नीडिंग दिस इन द केस ऑफ इंडक्टर, जब पोटेंशियल लिखने जाएंगे उसका तो यही तो लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो द इक्वेशन विल बिकम वीपी माइनस, यहां से स्टार्ट करते हैं पी से, वीपी माइनस क्या हो जाएगा? करंट कितना है? 7 इंटू 5, राइट? ड्रॉप होना है ना, प्लस से माइनस जा रहा है। यस सर। याद आ रहा है केवीएल में बताया था, यस सर। प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो माइनस साइन के साथ लिखते हैं हम पोटेंशियल। याद आ रहा है ऐसा कुछ? है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब जाएंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, है ना? चलो आगे वाला बताओ फिर क्या होगा। -2 इंटू 5 होगा क्या? यस सर। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, है ना? यस सर। 2 हेनरी क्या हो जाएगा इसका? अरे 2 क्या हो जाएगा इसका इंडक्टर का? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग ये भूल ही गए हो कि नाम भी क्या होते हैं इनके? याद है ना बेटा ये सब चीजें तो? यस यू सर। यू गाइस स्केयर मी अ लॉट, डोंट इवन रिस्पॉन्ड टू थिंग्स। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं भूल गए हो सब चीजें क्या है। आगे बताओ। -10, -10 यस ये भी तो सर। ड्रॉप हो रहा है, -10 और माइनस वी क्यू इक्वल्स टू 0, या फिर इक्वल्स टू वी क्यू लिख सकते हो, पता है ना ये बात? या तो इक्वल्स टू वी क्यू लिख दो, है ना, क्यू पॉइंट पे, या फिर क्यू को भी इधर लेके डेल्टा वी 0 कर दो। समेशन ऑफ डेल्टा वी ये होता है केवीएल, पता है ना ये? यस सर। यस सर। समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 इन अ लूप, कोई भी लूप में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है समेशन, उसको 0 करना होता है, ये आपका केवीएल बोलता है, ठीक है। तो भाई सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग कर लोगे। 55 वोल्ट आ रहा है शायद इसका। यस सर, डी ऑप्शन आ रहा पी है। क्यू की वैल्यू जो आ रही है वो 55 वोल्ट आ रही है, जो आपसे पूछी गई थी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। अगला ये हो गया। इसमें दिक्कत आई होगी आपको क्योंकि इसमें आपने बर्नौली वगैरह नहीं पढ़ा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल।
P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसका यूज करते हुए हम सॉल्व कर पाएंगे इसको, जो कि आप लोगों ने क्लियरली बिल्कुल नहीं पढ़ी है अभी फ्लूइड में, ठीक है। ऑल्सो इसमें हम एक और इक्वेशन यूज करेंगे, a1v1 इक्वल्स टू a2v2, कंटिन्यूटी इक्वेशन, a1v1 इक्वल्स टू a2v2, है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यानी कि जो एरिया है, जितना इसका एरिया है और जितनी स्पीड यहाँ से पानी की है, फ्लूइड की है, ठीक है, वो इक्वेट करो, मल्टीप्लाई करके इक्वेट करो जितना यहाँ पे एरिया है और जितनी यहाँ पे स्पीड है। तो ये बात तो सबको पता होगी कि बड़ा एरिया है तो वहां पे स्पीड थोड़ी कम आएगी, है ना, और अगर छोटा एरिया है तो बहुत तेज निकलेगा पानी वहां से, यस सर। यस है ना। जितना छोटा एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा ना, क्योंकि उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा ना पानी के ऊपर, यस फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आप यूज करोगे प्लस बर्नौली इक्वेशन यूज करोगे। दोनों चीजों को आप जब इस्तेमाल करोगे तब आप एक रिलेशन ड्रॉ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ पे एरिया लेस होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड एक्स एक्सिस और प्रेशर के बीच में इस इक्वेशन के बेस पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही पढ़ना, उसके बाद आ जाएगा समझ में। 15th यस सर, हो गया। डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, वही अभी थोड़ी देर पहले किया है ना। यस सर, इसका ए परसेंटेज, ऑप्शन आ रहा था। हाँ जी, सर इसका ए ऑप्शन आ रहा था। 0.1% आएगा बेटा। ये ऑप्शन कैसे आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा क्या। चलो कर लेते हैं, कोई ना। अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 0 से 100 जा रहा है ना, तो 100, तो यानी कि 10⁻2, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा क्या, बोलो, यस सर। है ना, 10⁻³ लेकिन परसेंटेज में निकालना है ना बेटा, तो 10⁻³ को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो निकलेगा परसेंटेज में। अरे 10⁻³ रेशियो है बेटा, आप इसलिए आंसर लगा के आ गए हो, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। और 10⁻³ तो 0.001 होगा, तुम 0.01 कैसे लगा के आ गए। 10⁻⁻1 आंसर है, दैट इज 0.1। पर अगर आप ये भी आंसर लगाते हो, 100 भूल भी गए आप, परसेंटेज में निकालना आप भूल भी गए, तब भी ये तो 0.001 होगा। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं। सर नहीं एक समझ बार में। एक्सप्लेन कर दो फिर से। बेटा गलती में भी मिस्टेक हो गया है ना, गलती में भी गलती हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस वगैरह को भी एनालाइज किया करो क्वेश्चन सॉल्व करते हो। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम व्हिच हैज रिलेटिव परमिटिविटी 2 एंड रिलेटिव परमिटिविटी 8, क्या बात है। v इक्वल्स टू क्या होता है, c अपॉन अंडर रूट म्यू आर ई आर, यस सर। एप्सिलॉन आर मतलब, है ना। यार सारे फॉर्मूले तुम्हें लिखवाए हुए हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको गलत नहीं करना है, ठीक है। जब परमिटिविटी दे दी है, परमेबिलिटी दे दी है, सी की वैल्यू तुम्हें पता है, तो स्पीड तो निकल ही जाएगी ना। क्या दे रखा है यस इसकी सर। वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, 2। म्यू आर की वैल्यू 2 दे रखी है, यस। परमिटिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, 8। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸। यस सर। तीनों को वैल्यू डाल के आंसर नहीं आएगा क्या, यस सर, आ 7.5 रहा है into 10 ये to वाला। power 8। यस सर। अगला सवाल ये हुआ, the time period of the small oscillations of the mass m as shown in the figure। सर मुझे ना इसमें ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें जो के वाला है ये नीचे भी, नीचे वाला लगेगा कि बस तीनों का लगेगा ऊपर वाला। तो मैंने इसका ए ऑप्शन कर दिया, तो फिर अच्छा ठीक है, तो के इक्विवेलेंट निकालना था पहले तो इसमें, तब जाके आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा पाओगे, क्योंकि टाइम पीरियड भी जब आप लिखोगे क्या लिखोगे, 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट, राइट। स्प्रिंग के केस में यही होता है ना फॉर्मूला टाइम पीरियड का,
ये 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट। अगर नहीं आता तो लिख लो, नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, तो उसके लिए भी के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सिस्टम का के एक चाहिए आपको, किसी एक स्प्रिंग का नहीं पूछ रहा है वो आपको। ठीक है, मास m का पूछ रहा है, मास m का। ठीक है, तो सारे स्प्रिंग्स आइडियल है ऐसा बोल रहा है वो। तो बेटा तीनों का कंसिडर तो होगा ना, पहले आप इसका निकालो इक्विवेलेंट और फिर उसके साथ इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो मैंने बताया था कि जब ऐसे तीनों स्प्रिंग्स ऐसे कनेक्टेड होती हैं पैरेलली तो कैसे निकालते हैं। इसका हो जाएगा 1 अपॉन इसका, सॉरी इसका हो जाएगा 3k, k प्लस k प्लस k, राइट। और इसका है यस k, सर। तो के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से, 1/3k प्लस 1/k। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बात। यस सर। k/4 आ जाएगा, 3k/4। अभी 3k/4 को यहाँ पुट कर दो के इक्विवेलेंट की जगह, आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट 4m/3k आएगा। बोलो कोई डाउट इसमें। नो सर। बेटा जब ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, और जब सीरीज में कनेक्ट होंगे, क्योंकि ऊपर का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका जब क्लब करके इक्विवेलेंट निकालोगे तो नीचे वाले के साथ में सीरीज में आ जाएगा वो। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/k1 प्लस 1/k2, यही होता है ना। पढ़ाया हुआ है सब मैंने यार, ये तो स्प्रिंग वाला तो पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे याद है। 18th यस थर्मोडायनेमिक्स, सर हो गया। Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी लाइफ में आसानी ला देता है तुम्हारा। ये इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट के बीच में जो रिलेशन है वो बताता है ये। ठीक है, तो डेल्टा यू को जब तुम ब्रेक करके लिखोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल में, तो आप आराम से आंसर बता दोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो क्यू है वो दे रखा है 40 जूल्स। कितना दे रखा है क्यू, 42। 40 जूल्स, है ना। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 40 जूल्स, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल एनर्जी की, सॉरी इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द गैस इज 50 जूल। और क्या दे रखा है इसके अलावा, वर्क डन दे रखा है, वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है वर्क इज डन बाय द गैस होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत होती है ये, बाय द गैस। पता है ये बात तुम लोगों को, थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। तो एक में ऑन द यस सर। सिस्टम होता है, एक में बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, दो डिफरेंस होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, दोनों में। ठीक है, चलो कोई ना, तो निकल जाएगा इसका भी आंसर। वैल्यूज पुट करनी है अब यस तो बस सारी, है ना। प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, हाँ वही, क्योंकि एक में अगर आप बाय द गैस को प्लस ले रहे हो तो फिर आप ऑन द, मतलब बाय द सिस्टम को अगर आप प्लस ले रहे हो तो ऑन द सिस्टम को माइनस लोगे, और अगर आप ऑन द सिस्टम को प्लस ले रहे हो तो फिर बाय द सिस्टम को माइनस लेना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। तो पर्सपेक्टिव्स का डिफरेंस है कि फिजिक्स में कोई क्या मान रहा है, केमिस्ट्री में कुछ और मान रहा है, और कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो क्या क्या बचा था, वर्क डन, हाँ वर्क डन हो जाएगा 20 जूल। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। 19th हुआ, 19th हुआ। नॉर्मल आई के लिए जो डी होता है, क्या होता है डी, डी क्या 25 होता है। सेंटीमीटर हम्म, से 25 सेंटीमीटर। टी अब नहीं होता, क्या है, बोलते क्या है उसको। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, एक तो नियर पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट होता है, नियरेस्ट पॉइंट एंड फारदेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए क्या कंसिडर करते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक तो साफ दिखेगा अगर ऑब्जेक्ट पास रहा तो, और दूर क्या होता है, फारदेस्ट पॉइंट इन्फिनिटी होता इनफाइनाइट। यस। है ना, इन्फिनिटी इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इन्फिनिटी तक क्लियर दिख जाएगा, है ना। तो आपका डी जब 25 सेंटीमीटर होगा नॉर्मल आई के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए, है ना, रिलैक्स आई है, नॉर्मल आई है, 25 होगा, और मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 5, बोल रहा है ना 5x। सिंपल यस। माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स आई, है ना। तो 5 गुना मैग्निफिकेशन बोल रहा है। व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ रिलैक्स्ड फार साइटेड आई, उस नियर पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर। फार साइटेड मतलब उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, फार साइड मतलब नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कोई रिलैक्स फार साइटेड आई है, उसका डी डैश चेंज हो गया अब आपके लिए, तो डी डैश चेंज हो गया तो मैग्निफिकेशन भी चेंज हो जाएगा।
हाँ या ना? मैग्निफिकेशन क्या होता है? D अपॉन एफ। ये तो ज्योमेट्री से भी करके बताया था मैंने। 25 अपॉन एफ इक्वल्स टू 5। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 5, है ना? अब आपका सिंस D डैश चेंज हो गया है, 40 हो गया है, तो अब आपका M भी चेंज हो जाएगा, M डैश हो जाएगा। 40 अपॉन 5 कितना आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा क्या? यस सर। हाँ, जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो 8 गुना हो जाएगी। पहले 5 गुना थी, अब 8 गुना हो जाएगी। बोलो कोई डाउट इसमें? ये नो जो सर। फॉर्मूलाज है पढ़ाए हुए हैं मैंने तुम लोगों को, देखना अपने नोट्स खोल के। अगला सवाल बताओ। हुआ ये? सी ऑप्शन आ रहा है। आंसर्स नहीं याद मुझे, आंसर याद नहीं है। हाँ शायद सी आएगा इसका। 0.8 G। mg-t = ma। बहुत बढ़िया, सब में यही लग रहा है। mg-t नहीं होगा बेटा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लो आप, है ना? टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, टेंशन कहाँ से आएगी? नॉर्मली आएगा ना, इसमें तो नॉर्मल रिएक्शन की बात हो रही है, स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि। सो एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन एज शोन इन द फिगर। आउट ऑफ हैबिट, हाँ कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम नीट में कोई दिक्कत नहीं है गिरिजा, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो। नीट में तुम क्या लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, तुमको पता है ना कॉन्सेप्ट क्या है, खत्म बात। लेकिन बोर्ड्स में जरूरी है, तो आप लोग बोर्ड्स के पेपर देने वाले हो अभी, थ्योरी पेपर, है ना? सो बी अवेयर ऑफ इट, बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। यूनिट भी गलत लिख के आ जाओगे ना, मीटर पर सेकंड की जगह अगर तुमने सेंटीमीटर पर सेकंड लिख के आ गए, वो उसके भी मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन पेपर जब देंगे ना बोर्ड्स का, थोड़ा कॉशियसली देंगे। नीट का जब होगा तब कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जैसे रफ में सॉल्व करना है करो बिंदास। ठीक है, सो mg-n = m हो जाएगा। जब एफबीडी बनाओगे इसकी, जब एफबीडी बनाओगे ब्लॉक की, एम मास के ब्लॉक की, नीचे mg लग रहा होगा, इस पे कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा ऊपर, जिसको वेट भी बोलते हैं। वेइंग मशीन क्या करती है? नॉर्मल रिएक्शन ही तो करती है, मेजर, बताया था ना? यस सर। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करके ही तो बताती है वैल्यू, बताया था ना ये बात? यस सर। काफी इजी सवाल हो गया ये तो। नीचे एक्सेलरेट कर रहा है इसे, क्या हो जाएगा? mg-n = ma। कोई संशय, कोई डाउट किसी को? नो सर। 0.8 आ रहा है इसका, सॉल्व कर लेना यार। 0.8 G। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं कम से कम, ये जाना है आप लोगों को। ये तो हो गया होगा यार। हुआ ये? टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। यस सर। डाइपोल मोमेंट, अच्छा टाउ भी तो वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। ए ऑप्शन आ रहा है इसका। P को क्या यस सर। लिखूंगा मैं? P को क्या लिखूंगा मैं? Q अपॉन R, Q इंटू R, सॉरी, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इसके लिए? सिंस ये एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, और प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। है ना? और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो हाँ या ना? यस थीटा सर। यस एंगल सर। पे इंक्लाइंड है ना भाई, तो इसका कौन सा कंपोनेंट लोगे तुम? साइन कंपोनेंट लोगे। सो दिस विल बी योर आंसर। ये हुआ। टू ब्लॉक्स ऑफ नो ईच ऑफ सर। मास 5 linear, हाँ नो सर, ये नहीं हुआ। ये होगा भी नहीं ना बेटा, ये तो तुमने पढ़ा भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये पढ़ाना बाकी भी है मेरी तरफ से भी, जब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, इसमें आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। ठीक है, कूल, पढ़ेंगे इसको। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू, ये तो हो गया होगा, 23rd तो हो गया होगा। यस सर, ये हो गया था। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखते हैं इसमें, μ0 I1 I2 अपॉन क्या होता है? 2πd। यस सर। अरे
लेंथ पूछ रहा है ना तुमसे, है यस सर। ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, टू पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 24वां, हुआ, कैपेसिटेंस सेम बता रहा है, केसेस दे रखे हैं उसने, दो प्लेट्स हैं ऑफ अ पैरेलल प्लेट, एयर कैपेसिटर यानी एयर है उसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, फिर उसने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ठीक है, 4 मिलीमीटर अपार्ट थी पहले तो दोनों प्लेट्स, फिर उसने इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 mm का स्लैब इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स विद इट्स फेसेस पैरेलल टू देम, जो फेसेस थे डाइलेक्ट्रिक के वो पैरेलल थे, ठीक है, प्लेट्स के पैरेलल थे, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज एडजस्टेड सच दैट द कैपेसिटेंस अगेंस्ट बिकम इक्वल, यानी कि जो नया वाला कैपेसिटेंस है और जो पुराना बिफोर डाइलेक्ट्रिक एयर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो दोनों इक्वल करने हैं हमको, ये बोल रहा है, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, तो आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो सेम रहे, तो पहले कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा क्या, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस डी है तो, यस सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हुए हैं, और जो आपका डिस्टेंस होगा आफ्टर इंसर्टिंग, ठीक है, तो अगर उसका टी है थिकनेस और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय, जो डिस्टेंस होगी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना हमें, तो लेट्स से कि आपने गैप छोड़ा है डी डैश का, तो उसको माइनस करो थिकनेस से, प्लस थिकनेस की वजह से जो डिस्टेंस आएगा टी बाई के उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, so this will become d minus t, d dash minus t plus t by k should be equal to d, क्योंकि ऊपर वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये आपका नया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट निकल के आ जाएगा इसमें से, ठीक है, नया डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो d डैश है, जो तुमने एडजस्ट किया है ना वो d डैश है, तो यहां से d डैश की वैल्यू निकालनी है, ऑलराइट, पुराना वाला डिस्टेंस तो दे रखा है इसने, क्योंकि कितना दे रखा है, 4 दे रखा है शायद, हाँ 4 mm अपार्ट। 25th हुआ, आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, यस सर। पर टाइम भी तो हो गया है, जो स्क्वायर प्लेट है एबीसीडी, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओ पे होगा, ज्योमेट्रिकली भी देख के बता सकते हैं हम ये, राइट, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, यस यस सर। है ना, पर जो दो पॉइंट मासेस है हमारे 5 kg के, जो बोल रहा है ना, इफ 2 पॉइंट मासेस 5 kg ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर सी एंड डी, सी और डी पे अगर तुमने 2 पॉइंट मासेस रख दिए तो पूरा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाएगा क्या, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, ये ओ एच लाइन पे शिफ्ट होगा क्या, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा क्या बच्चों, यस सर। है ना, क्योंकि नीचे तुम्हारा मास है इंक्रीज हो गया, तो नीचे शिफ्ट होगा और अलोंग ओ एच होगा, क्योंकि सेंटर में तो अभी भी रहेगा वो, है ना, सेंटर में इसलिए रहेगा क्योंकि जितना तुमने सी पे मास ऐड किया है उतना ही तुमने डी पे भी ऐड कर दिया है, तो अभी भी तुमने सिमेट्रिकली ऐड किया है, बैलेंस बना के रखा है, लेकिन ऊपर की जगह नीचे आ जाएगा अब सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है वो वहां पे ज्यादा मास, जिधर जिस तरफ ज्यादा मास है, हायर मास है, उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, यस सर। क्लियर है, यस सर। ओ एच पे लाई करेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया था क्या 24th, रिप्लाई भी तो नहीं करते हो तुम लोग, यस सर आ गया। ठीक है, बाकी का अगली क्लास में करते हैं, अगली क्लास में टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, सो डू कम इन द क्लास, टेक पार्ट ऑफ इन द डिस्कशन, हार्डली वी विल टेक 15 to 20 minutes, 15-20 मिनट में हम कर देंगे इसको,
ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं मेजरली उन्हीं को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आई विल बी जस्ट गिविंग सम आइडियाज, है ना, आपको मैं बता दूंगा कि हिंट्स दे दूंगा, मतलब कि कैसे हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। और एक नया चैप्टर भी हम स्टार्ट कर देंगे। ग्रेविटेशन तो आई गेस हो गया ओवर, है ना। यस सर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय बाय। बाय बाय सर। सर। सेक्शन बी में 4 गलत हुए थे, 4 गलत हुए थे, ओके। तो सेक्शन बी भी डिस्कस कर लेंगे गिरिजा, टेक पार्ट इन दैट डिस्कशन, ओके।